हेलो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी लोग 2027 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा ताकि आप लोग को रिवीजन करने में सुविधा हो। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, बताइएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है, आपके पास चार ऑप्शन है, किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। मतलब कि प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में? ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। मतलब आपके पास चार ऑप्शन है, इस चारों में से चुनना है आपको कि इस चारों में से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होगा? कांच में होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी यानी कि बाइक के चालक के सामने, मतलब मोटर बाइक जो है, बाइक के ड्राइवर के सामने जो है कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो लेंस तो होगा ही नहीं। अब बताइए, तीन दर्पण आपके सामने है, इनमें से कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, जिसमें हम लोग पीछे का दृश्य देखते हैं, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? मतलब कि मोटर कार का जो हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या लेंस? लेंस तो होगा नहीं। तो बताइए तीन दर्पण में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी के जो हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, काल्पनिक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। अगला क्वेश्चन अब आने वाला है आप लोग के सामने। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अब तक जितने क्वेश्चन देखिए तो आसान आसान सा था, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट दे देते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा बउआ वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच कर बताना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी है प्रधान अक्ष और ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त इसका ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दंत विशेषज्ञ मतलब दांत का जो डॉक्टर है किस दर्पण का उपयोग अपने पेशेंट के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी बिंब मतलब वस्तु, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है आभासी और सीधा और ऑप्शन डी दिया है आभासी और उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। मतलब कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक रहेगा तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 होगी? सबसे पहले यहाँ सोचिए जरा कि फोकस दूरी तो हमको ज्ञात करना है, लेकिन इसका वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और एफ का निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ इक्वल टू r/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर तो हमको पता है
32 है तो 32 का आधा कर देंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी और डी में 16 है, लेकिन एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो यहाँ देखिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परावर्तन मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, ना कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, क्योंकि पहले आपतित किरण होती है तो आपतित किरण पहले पड़ेगी, उसके बाद वही पहले ही कौन सा बन जाएगा, आपतन कोण पहले ही बन जाएगा। परावर्तन होने के बाद परावर्तन कोण बनता है, कोई प्रकाश आया वस्तु से या दर्पण से टकराया, तब जैसे टकराएगा आपतन कोण बन गया, उसके बाद जब किरण परावर्तित होती है तब हमारा क्या बनेगा, परावर्तन कोण, इसलिए हम पहले आपतन कोण को लिखेंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा यानी कि निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना? बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्रकाश, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन सी है पराबैंगनी तरंग का, और ऑप्शन डी है पराश्रव्य तरंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे दोस्त? 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आगे देखिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। फोकसांतर मतलब एफ और वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो दोनों के बीच संबंध बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त F = R/2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, और ऑप्शन डी है उत्तल और अवतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण सूत्र है, इनमें से कौन सा होगा दर्पण सूत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/v + 1/u = 1/f। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछता है, प्रूफ करने के लिए आता है, इसको कंप्लीट रखिएगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, और ऑप्शन डी है समतल तथा उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी समतल तथा उत्तल में केवल क्या बनता है? केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा,
ऑप्शन डी है आभासी तथा बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी और वस्तु के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, सुधार लीजिएगा दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, तीन गुनी या चरगुनी? सबसे पहले तो तीन गुनी और चरगुनी के हटाइए। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज करेगा कि आधी होती है या दोगुनी होती है। कह रहा है कि फोकस दूरी पूछ रहा है, मतलब एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या, मतलब कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, तो वक्रता त्रिज्या का आधी हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कौन से दर्पण से? ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण से, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है समतल दर्पण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कौन से दर्पण से बनेगा? अवतल दर्पण से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सुनिएगा, वास्तविक और हासित, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक और हाश्रित, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन नंबर डी है काल्पनिक और आवर्धित। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और हासित। ठीक है, अगला ये 19 नंबर, ईंट। ईंट क्या है, कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है या अपारदर्शी है? देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन फिर सुनिएगा, ईंट क्या है, पारदर्शी पदार्थ है या अपारदर्शी है या पारभासी है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, अपारदर्शी, क्योंकि अगर प्रकाश हम ईंट पर देंगे तो आर पार नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु क्या होगी? मतलब कि हमारी आंखें जो है जो हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को अगर देखते हैं तो क्या होगा? दीप्त होगा या प्रदीप्त या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सी बात है, या तो वो दीप्त होगा या प्रदीप्त होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीप्त या प्रदीप्त। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। इसको आप बढ़िया से सोच करके बना करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुग्मी फोकस संभव है केवल कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ दिया है, तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। एफ दिया है, हम एफ का मान दे दिया है, फोकस दूरी दे दिया है एफ की इक्वल टू 20, तो वक्रता त्रिज्या पूछ रही है हमसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f, दोगुना कर देंगे। चलिए अगला देखिएगा, किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को, फिर सुनिए क्वेश्चन को फिर से सुनते हैं, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट मतलब नजदीक रखने पर प्रतिबिंब जो सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, सीधा ही बनता है, तो संभवतः वह दर्पण कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल, समतल या उत्तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से
उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख मतलब सामने किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव बनता है कैसा? ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच मतलब अनंत के बीच। ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी है कहीं भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव और फोकस के बीच। मतलब कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है सदैव कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी है परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी परावर्तित या अपवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तित करता है। मतलब कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगा, तभी देख पाएंगे, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण। ऑप्शन बी है अवतल दर्पण। ऑप्शन सी है समतल तथा अवतल दर्पण। ऑप्शन डी है सभी दर्पणों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? मतलब कि किससे होकर के जाती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधान अक्ष के समानांतर होके जाती है। ऑप्शन बी है प्रधान अक्ष के लंबवत होके जाती है। ऑप्शन सी है ध्रुव से गुजरती है। और ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो आज की क्लास में मेरे दोस्त 30 क्वेश्चन ही रखेंगे। अगले क्लास में 28 से 30 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही। अगले क्लास में पार्ट 2 इसी चैप्टर से इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।